हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN 24। देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग INN 24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। धान बेचने के लिए इस बार किसान नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा 2500 रुपए समर्थन मूल्य के ऐलान के बाद ज्यादातर किसान बढ़े हुए दामों में धान बेचने के लिए रुके हुए हैं। और भी बड़ी खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नए साल में कोरबा शहर को मिलेगी नई सौगात। शहर के प्रधान डाकघर में शुरू होगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। अब नहीं लगानी पड़ेगी राजधानी रायपुर की दौड़। नए सुविधा से लोगों में उत्साह। 8 दिसंबर को जिले में होगा लोक अदालत का आयोजन। कोरबा, कटघोरा और पाली में सुनी जाएगी फरियाद। मोटर वाहन दुर्घटना बीमा और राजीनामे से जुड़े प्रकरणों पर होगा फैसला। और रायगढ़ में अब तक धान की बिक्री ने नहीं पकड़ी रफ्तार। किसान नहीं पहुंच रहे मंडी। सरकार बदलने पर मिलने वाली सुविधाओं को बताई जा रही वजह। कुछ मंडियों में नहीं पहुंचा धान का एक दाना। प्रदेश भर में किसान अब अपने धान की बिक्री के लिए मंडियों में पहुंच रहे। बावजूद दूसरे सालों के मुकाबले अभी भी धान की खरीदी के आंकड़े बेहद कम हैं। बताया जा रहा है कि चुनावी मौसम होने की वजह से इस तरह की लेट लतीफी सामने आई है। बावजूद प्रशासन की कोशिश है कि धानों की खरीदी में अब तेजी लाई जाए। इस पूरे मामले में हमने जिले के खाद्य अधिकारी से भी बात की। उन्होंने बताया कि किसान अभी धान की कटाई के बाद उनकी मिजाई में व्यस्त हैं, लिहाजा इस बार थोड़ी देरी खरीदी में सामने आई है। कोरबा जिले में इकाई धान का खरीदी केंद्र के माध्यम से धान खरीदी समर्थन मूल्य की जा रही है। जिले में 23,000 किसान पंजीकृत किए गए हैं, जिनके पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जा रही है। सर, ये जो तेजी है, बीच में जो है धान खरीदी नहीं हो रही थी, ये कब से तेजी आई है इसमें? 1-2 दिन हुआ है। धान क्या है, कृषक जो है धान मिसाई कर रहे हैं, सुखा के फिर समिति में ला रहे हैं, इसलिए ऐसे स्थिति आई, कोई दिक्कत नहीं है। जिले के खाद्य अधिकारी का मानना है कि ज्यादातर केंद्रों और समितियों में धान पहुंच रहे हैं। फिर भी जिले के 3 केंद्र ऐसे हैं जहां अभी धान खरीदी की शुरुआत भी नहीं की जा सकी है। और सर, कोई ऐसे चिन्हित केंद्र जहां पे अभी भी धान खरीदी शून्य पर है? हाँ, 3 केंद्र ऐसे हैं जहाँ धान की आवक नहीं हुई है, लेकिन वहाँ भी धान आएगी और कृषकों को धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी में तेजी लाने के प्रयासों के बारे में उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों में धान की खरीदी में तेजी देखने को मिली है। जिले के पंजीकृत किसानों के धान टोकन के माध्यम से खरीदे जाएंगे। जिला खाद्य अधिकारी ने किसी तरह की देर से इनकार किया है। आगे किस तरह की उम्मीद है? सभी केंद्रों में किस तरह से तेजी बढ़ाई जाने की प्रयास है? तेजी क्या है, जैसे कृषक आते जाएंगे, टोकन पहले जारी होते, कृषक आते हैं, टोकन जारी होता है, टोकन के माध्यम से धान खरीदी की जाती है। आपको बता दें कि मंगलवार तक जिले में अब तक 34,673.60 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी थी। मंगलवार को सबसे अधिक 8,660 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। अब तेजी से आवक बढ़ने लगी है। जिला खाद्य अधिकारी H मसीह ने यह भी बताया कि 23,777 किसानों ने धान बेचने पंजीयन कराया है और यह खरीदी आने वाले 31 जनवरी तक की जाएगी। जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 6 शाखाओं की 27 समितियों के 41 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। किसानों को बेचे गए धान की राशि उनके बैंक खाते में प्रतिदिन ऑनलाइन सिस्टम से स्थानांतरित कर दी जा रही है। अब तक 723 किसानों ने 34,673.60 क्विंटल धान बेचा है। किसानों को 6,07,40,592 रुपए का भुगतान किया गया है। साथ ही 1,04,02,80 रुपए बोनस राशि का भुगतान किया गया है। INN 24 के लिए अनूप पासवान की रिपोर्ट। सरकारी काम बताकर आश्रम व हॉस्टल से नदारद रहने वाले अधीक्षकों पर नकेल कसने के लिए आदिवासी विकास विभाग की एक नई पहल सामने आई है। सहायक आयुक्त BR बंजारे ने सभी छात्रावास आश्रम अधीक्षकों की बैठक ली और उन्हें स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा कि वह सरकारी काम का हवाला देकर मुख्यालय न छोड़ें। उन्होंने आश्रम एवं छात्रावास में अधीक्षकों की मौजूदगी को अहम बताते हुए निर्देशित किया कि शासन से निर्धारित 23 बिंदु की निर्धारित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।
सहायक आयुक्त ने खाद्यान्न उठाव का डीडी जारी के संबंध में भवन की वर्तमान स्थिति, जर्जर हुए मरम्मत भवनों के संबंध में जानकारी, शिष्यवृत्ति आहरण, विशेष कोचिंग, सौर ऊर्जा की जानकारी, स्वस्थ तन मन, निर्धारित मेनू के आधार पर गुणवत्ता युक्त आहार, स्नानगृह, शौचालय सहित भवन परिसर में स्वच्छता, छात्रों का चरित्र निर्माण, योग अभ्यास, साफ सफाई के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। छात्रावास अधीक्षकों की बैठक हमारी एक नियमित बैठक है, जिसमें शासन से जो प्राप्त निर्देश आदेश रहते हैं उनसे उनको अवगत कराना और उसका पालन कराना, ये हमारे द्वारा किया जाता है। और उसकी समीक्षा भी हम करते हैं एक छात्रावास कि उन्होंने शासन के आदेश निर्देशों का पालन किया है अथवा नहीं किया है। और इसमें प्रमुख रूप से जो निर्देश रहते हैं वो छात्रावास की उत्तम व्यवस्था के लिए ही रहते हैं। जैसे छात्रावासों में बच्चों का भोजन, रहन सहन, आवश्यकता की उनके सामान की पूर्ति करना, भवनों के बारे में जानकारी लेना, कहीं पर किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता हो या अन्य भवन की आवश्यकता हो। और इसके साथ ही जो हमको खाद्यान्न मिलता है फूड विभाग के द्वारा 15 किलो प्रति छात्र प्रमाण से, उसके संबंध में जानकारी लेना, पैसा जमा करवाना, स्वच्छता के संबंध में बात करना, उनके ज्ञानवर्धन के लिए जो हम विशेष कोचिंग चलाते हैं, डॉक्टर की टीम प्रति माह छात्रावासों में जा रही है कि नहीं जा रही है, स्वास्थ्य जांच के लिए हमारे विभाग से नर्स रहते हैं, उनके द्वारा छात्रावासों का निरीक्षण, कन्या छात्रावासों को खास करके किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इन मुद्दों पे हम उनकी समीक्षा बैठक प्रति माह लेते हैं और जहां पर ऐसी कमी पाई जाती है उसको सुधारने के निर्देश देते हैं। पूरे माह भर हमारे अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण में पाई गई कमियों के बारे में भी उनको सचेत किया जाता है। किसी को आवश्यकता अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है और इस तरह से छात्रावास में बच्चों को बेहतर सुविधा, बेहतर संसाधन, बेहतर पारिवारिक माहौल मिल सके, इसके लिए हम लोग छात्रावास शासन अधीक्षकों की बैठक लेते हैं और कल की बैठक भी हमारे इसी दिशा का एक नियमित बैठक है। उन्होंने बताया कि हर ब्लॉक में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है, लिहाजा अब छात्रावास अधीक्षक संबंधित नोडल अधिकारी को ही विभाग से संबंधित जानकारी देंगे। उन्हें सरकारी कार्य से जिला कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। क्या अभी तक मान के चले कि अधिकांश लोग ये करते हैं कि कोई भी छोटा सा पेपर लेके या जो काम व्हाट्सएप से हो सकता है अथवा टेलीफोनिक हो सकता है उसको भी लेके कार्यालय पहुंच जाते थे। इस पे हमने नियंत्रण के लिए किया है कि हर ब्लॉक मुख्यालय पे ब्लॉक के क्षेत्रफल के हिसाब से 2, 3 या 1 इस तरह से एक नोडल अधीक्षक बना दिए हैं जो ब्लॉक मुख्यालय का है। तो जो पेपर लेके पुणी पुरोड़ा या पसान या श्याम का जो कर्मचारी हमारे यहाँ आता था और उसमें रहता था केवल पे डाटा, तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है, छात्रावास को छोड़ देते थे और छात्रावास की व्यवस्था में थोड़ा उनकी अनुपस्थिति में कुछ कमी हो जाती थी 4th क्लास के भरोसे। तो उनको यहाँ आने के लिए हमने मना किया है और जो नोडल अधीक्षक जिनको बना रहे हैं उन्हीं के माध्यम से समस्त प्रकार की जानकारी डाक एकत्रित करना, डाक वितरित करना, सामानों का वितरण करना, ये सब किया जाएगा। इन सब के अलावा जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित छात्रावास आश्रम के अधीक्षक अधीक्षिका की समीक्षा बैठक में पहली बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। उन्होंने छात्रावास आश्रमों में अनधिकृत प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी के साथ स्वयं भी इसकी निगरानी करने को कहा। सहायक आयुक्त ने छात्रावास आश्रम में किसी प्रकार की गड़बड़ी अथवा लापरवाही की शिकायत सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। INN 24 के लिए कोरबा से अनूप पासवान की रिपोर्ट।
कोरबा की बेतरतीब ट्रैफिक और मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने सीएसबी चौक पर वाई आकार के ओवरब्रिज की रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन अब इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि वित्तीय प्रबंधन की वजह से अब शहर में वाई शेप के ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसे लेकर लंबे वक्त से चली आ रही सियासत भी थम जाएगी। हालांकि बिगड़े यातायात व्यवस्था की दशा बरकरार रहेगी। दरअसल कटघोरा की ओर से आने वाले वाहनों के अलावा टीपी नगर और बुधवारी के ट्रैफिक को इंटीग्रेट करने के लिए करीब 1 दशक पहले खाका तैयार किया गया था। इस ओवरब्रिज के जानकार और नगर निगम आयुक्त अशोक शर्मा से हमने सीधे बात की और जानने की कोशिश की कि किन वजहों से यह पूरा निर्माण रोक दिया गया। उन्होंने जिला प्रशासन को शारदा विहार क्रॉसिंग में भी अंडर ब्रिज नहीं बनाए जाने पर आड़े हाथों लिया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत गृह जो निर्माणाधीन जब था, उसके लिए कोयला आपूर्ति के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय जब लाइन चार्ज होने पर आई तो वहाँ फाटक लगाने के संबंध में नगर निगम ने आपत्ति लगाई। फाटक बनाने की अनुमति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को नहीं दी थी। उन्होंने फिर यातायात समिति में आए और उन्हें ये लिखित अभिकथन किया और सरकार पर उनको आपत्ति दी गई कि वाई से ब्रिज के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल राशि वहन करेगा और उन्हें 2 करोड़ रुपया अग्रिम में नगर पालिका निगम में इस बात के लिए जमा किया गया। इसी शर्त पर उनको अनापत्ति दी गई थी और तभी लाइन चार्ज हो पाई थी कोयला आपूर्ति के लिए। इसके पश्चात राइट्स कंपनी से उसका सर्वे भी कराया गया था और सर्वे के आधार पर 6 करोड़ कुछ लाख रुपए की लागत उसमें आकलित की गई थी। कालांतर में फिर बाद में पता नहीं कि मैं जब उससे रिटायर हो गया उसके बाद उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन ये रहा कि राशि आकलन बढ़ता चला गया, अनुमान उसका एस्टिमेट, और पुल का निर्माण अभी तक वर्तमानता नहीं होता है। बीच में सुनने में आया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी माइनिंग फंड है डीएमएफ फंड से वो है से निर्माण कराया जाएगा और उसके लिए सर्वे प्रारंभ कर दिया गया, किंतु अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद उसको अब 22 से ब्रिज की उपयोगिता या उसकी आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही है, उसको निर्माण उसका लटकाया जा रहा है। इन सब के अलावा स्थानीय कारोबारियों का भी मानना है कि 3 तरफ से आने वाले ट्रैफिक को संभाल पाना मौजूदा सड़कों के लिए बेहद मुश्किल है। उन्हें खुद तो दिक्कतें आती है, इससे उनका कारोबार पर भी बुरा असर पड़ता है। नहीं, ओवरब्रिज तो बनना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत किसी का दिक्कत नहीं है, पूरा पब्लिक की दिक्कत है। और यहाँ मार्केट भी है बुधवारी का, तो उस दिन और ज़्यादा दिक्कत जाता है क्योंकि सब्जी ले पूरा अपना ये राइट साइड से ही लोग आते जाते हैं, चारों तरफ से यहाँ आगमन है और मेन मार्केट है बुधवारी मंडी का, तो दिक्कत तो हो रहा है, परेशानी झेलना पड़ रहा है। कारोबारियों को सबसे बड़ी दिक्कत है वह है गुरु घासीदास चौक से बुधवारी चौक तक लगने वाली जाम। नो एंट्री खुलते ही यहाँ भीमकाय कोयला लदे ट्रक और ट्रेलरों की कतार देखने को मिलती है। सिग्नल नहीं मिलने या फिर फाटक बंद रहने से यह ट्रक घंटों सिर्फ सरकते रहते हैं। उनकी अपील है कि नगर निगम और राज्य सरकार जल्द से जल्द ओवरब्रिज का निर्माण कराकर उनकी इस समस्या को दूर करे। जिनको 10 मिनट के लिए कहीं जाना है उसमें दिक्कत आता है और परेशानी तो है सभी का। ओवरब्रिज बनना सरकार से भी, यहाँ जो निगम है सबसे है निवेदन है कि मतलब बनाए हो। भैया यहाँ बुधवारी से दरी तक जो बुधवारी में जो वाई से ब्रिज बनने वाला था, ये निगम द्वारा रद्द कर दिया गया, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये है कि उस पर नया टेंडर निकाला जाए और इनका काम किया जाए, ज़्यादा अच्छा हो। भैया देखा जाए तो बुधवारी जो रोड है यहाँ ट्रकों की बहुत भीड़ रहती है। अब वो तो ऐसा है कि आना जाना तो लगा हुआ है, अब इस बीच में क्या है होना जरूरी है, बनना चाहिए। आपको बता दें कि पहली बार ब्रिज की लागत 8 करोड़ 4 लाख आंकी गई थी। जिले के इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से भी इस बारे में मदद की मांग की गई थी, जिसके बाद DFF यानी जिला खनिज न्यास निगम के वजूद में आते ही फ्लाईओवर ब्रिज के लिए 20 करोड़ रुपए निगम को प्रस्तावित किया गया था। बावजूद इन सब के इस पूरी योजना को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन जाम की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है उससे लोगों को निजात नहीं मिल सकी और आगे भी मिल पाएगी, इसके आसार भी कम ही नजर आ रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि सिर्फ CSB ही नहीं बल्कि टीपी नगर, शारदा विहार, इमली डुग्गू समेत कई दूसरे फाटकों पर भी न ही रेलवे ने और न ही औद्योगिक संस्थान या नगर निगम ने ओवरब्रिज बनाने की कोई पहल की है। यही वजह है कि सड़क पर बढ़ते दबाव से आए दिन दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जो कि बेहद चिंता की बात है।
INN 24 के लिए अनूप पासवान की रिपोर्ट। धान बेचने के लिए इस बार किसान नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा 2500 रुपए समर्थन मूल्य के ऐलान के बाद ज्यादातर किसान बढ़े हुए दामों में धान बेचने के लिए रुके हुए हैं। यही कारण है कि 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी में जिले में अभी भी 46 केंद्रों में बोहनी नहीं हो सकी है और 23 दिन में केवल 13,865 टन धान की खरीदी हो सकी है। विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने धान पर दांव खेला हुआ है। किसानों को लुभाने के लिए पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने के अलावा ब्याज माफी का भी जिक्र किया है। अब इसी 2500 के लालच ने धान खरीदी का गणित बिगाड़ दिया है। रायगढ़ जिले में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने के बाद 79 सेवा सहकारी समितियों के 123 उपार्जन केंद्रों में आवश्यक तैयारियां की गई थी, लेकिन किसानों को 2500 रुपए MSP मिलने के लालच के कारण धान खरीदी बंद बराबर ही है। खरीदी शुरू हुई पूरे 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जिले में 45 धान उपार्जन केंद्र तो ऐसे हैं जिनमें अब तक बोहनी भी नहीं हो सकी है और शेष 78 उपार्जन केंद्रों में भी छिटपुट धान खरीदी ही हो सकी है। मार्कफेड के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो रायगढ़ जिले में अब तक कुल मिलाकर 13,885 मीट्रिक टन धान खरीदी ही हो सकी है। जिले में सालाना होने वाली औसत धान खरीदी के आंकड़ों से भी तुलना करें तो इस बार की खरीदी 4% से भी कम है। हालांकि अफसर ऐसे किसी लालच से इनकार कर खरीदी के आंकड़ों को संतोषजनक बता रहे हैं, लेकिन किसान कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐलान के बाद नई सरकार बनने का इंतजार करते दिख रहे हैं। हालांकि विपणन अधिकारी इन बातों से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। अभी लगभग 78 उपार्जन केंद्रों से 15,000 मीट्रिक टन मतलब 1,50,000 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है और इस बार 15 दिन पहले धान खरीदी चालू हुआ था, तो पिछले बार की तुलना में अभी तक ज़्यादा खरीदी हो गया है। पिछले बार इस लगभग 20,000 क्विंटल ही खरीदी हुआ था। ये कहना गलत है कि किसान उत्सुक नहीं है धान बेचने को लेकर? नहीं, अब तो इसी टाइम धान कटता है। अब हम भी एक नमी का एक मात्रा होता है, उससे ज़्यादा हम लेते नहीं हैं, तो धान को सुखा के लाते हैं हम लोग। ये सब में टाइम लगता है। कुछ केंद्र ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी तक बिल्कुल भी खरीदी शुरू नहीं हुई है। लगभग 45 केंद्र अभी भी हैं जहाँ खरीदी जीरो है अभी। किन किन क्षेत्रों में है खासकर विशेष तौर पे? ये लेलूंगा, धर्मजयगढ़, तमनार, ये सब है। आपको बता दें कि जिले में धर्मजयगढ़ एवं खरसिया विधानसभा का क्षेत्र कांग्रेस बाहुल्य वाला है। धर्मजयगढ़ में छाड़, सिसरिंगा एवं खड़गांव सेवा सहकारी समिति से हजारों किसान जुड़े हुए हैं, लेकिन अब तक एक भी किसान यहां अपना धान लेकर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए इन सहकारी समितियों में बोहनी नहीं हुई है। खरसिया विधानसभा के चपले, तुरेकेला, बरगढ़, बानी पाथर, भूपदेवपुर के अलावा नंदेलीव, तारापुर जैसी समितियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिले में ज्यादातर किसानों के मन में धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की आश है। किसान भी छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस की सरकार के आने के कयास लगा रहे हैं और यही 2500 प्रति क्विंटल मिलने की संभावना में अपना धान नहीं बेच रहे हैं। रायगढ़ से कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ INN 24 के लिए सत्यजीत घोष की रिपोर्ट। जिलेवासियों की एक लंबी और पुरानी मांग पूरी होती नजर आ रही है। नए साल में कोरबा शहर को पासपोर्ट कार्यालय की सौगात मिलने वाली है। पासपोर्ट सेवा की शुरुआत के लिए राजधानी रायपुर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस नए साल से अब लोगों को वीजा, पासपोर्ट जैसी सुविधाओं के लिए रायपुर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बढ़ते और विस्तार लेते कोरबा शहर की कनेक्टिविटी देश के बड़े शहरों के साथ ही विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। बात करें विदेश यात्राओं की तो शहर का एक बड़ा वर्ग विदेश के दौरे पर निकलता है, जबकि बड़े कारोबारियों को विदेश यात्राओं की अक्सर जरूरत भी पड़ती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सभी जिलों में पासपोर्ट सेवा शुरू करने की बात कही थी। यह सेवा केंद्र कोरबा के मुख्य डाकघर कार्यालय में ही संचालित होगा। हालांकि इसकी शुरुआत दिसंबर तक हो जानी थी, लेकिन इसे जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया था। पोस्ट मास्टर ने इस बारे में बताया कि नए सत्र में यह सुविधा आम लोगों को मिल सकेगी। प्रस्तावित है, अभी जगह उपलब्ध हो जाएगा ना, उसके बाद ना चुनाव के बाद संभवतः नया सत्र में ओपन हो जाएगा।
दूसरी तरफ आम लोगों में भी इस नई सुविधा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि पढ़ाई के साथ ही व्यावसायिक मकसद से लोगों को विदेशों का दौरा करना पड़ता है। ऐसे में अगर इस यात्रा से जुड़े दस्तावेजी कागजात शहर में ही पूरे हो सके तो यह सभी के लिए सुविधाजनक होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो कोरबा में जितने भी बाहर जाने के लिए विद्यार्थी या तो और कोई भी विदेश का दौरा करना चाह रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है। ये बहुत अच्छी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। यहाँ के हमारे शासन प्रशासन जिम्मेदार व्यक्ति सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वीजा या पासपोर्ट से जुड़े तमाम कामों के लिए लोगों को राजधानी रायपुर की दौड़ लगानी पड़ती थी। भारी संख्या में मिलने वाले आवेदनों के बीच लोगों का काफी वक्त भी इससे बर्बाद होता था। अब उम्मीद की जा रही है कि इस नई सुविधा से लोगों को दूसरे शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। खासकर स्टूडेंट्स और कारोबारियों को काफी राहत मिल सकेगी। INN 24 के लिए अनूप पासवान की स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुसमुंडा इलाके में भारी वाहनों के बेतरतीब परिचालन से हो रही सड़क दुर्घटनाएं और इससे चिंतित प्रशासन ने सोमवार को सड़क सुरक्षा समिति और प्रभावित ग्रामीणों के साथ बैठक की थी। बैठक में कलेक्टर मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने परिवहन विभाग और स्थानीय लोगों के साथ ट्रकों की आवाजाही के वैकल्पिक मार्ग पर चर्चा की थी। स्थानीय लोगों की मांग पर जिलाधीश ने कुसमुंडा नरईबोध मार्ग पर 7 घंटों की नो एंट्री का फैसला लिया था। बावजूद इस फैसले को धता बताकर बड़ी संख्या में कोयला लदे वाहन इस मार्ग से गुजर रहे थे। ट्रकों की आवाजाही की बात जैसे ही ग्रामीणों को पता चली, उन्होंने इसकी सूचना तत्काल कुसमुंडा के थाना प्रभारी को दी। प्रभारी विजय चेलक ने फौरन ही वहां से गुजर रही ट्रकों को थाने में खड़ा कर दिया। पुलिस अब ऐसे वाहन मालिक और उनके चालकों पर कार्रवाई के मूड में है। गौरतलब है कि प्रशासन ने कुसमुंडा नरईबोध मार्ग पर 2 पाली में 7 घंटे की नो एंट्री लगाई थी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया था। प्रशासन ने भिलाई बाजार गेवरा रोड बाईपास मार्ग को 29 दिसंबर तक पूरा करने का आदेश भी दे दिया है, ताकि भारी वाहनों को आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने पर रोक लगाई जा सके। सोमवार को कलेक्टर मोहम्मद कैसर अब्दुल हक की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई थी। इसमें पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव, जिला परिवहन अधिकारी गौरव साहू और प्रभावित ग्रामीण शामिल हुए थे। बैठक में कलेक्टर ने ग्रामीणों से उनकी मांगों पर चर्चा की थी। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क पर भारी वाहनों का प्रतिबंध 24 घंटे तक करने की मांग की थी। हालांकि प्रशासन ने उनकी इन मांगों को खारिज कर दिया था। लंबी चर्चा के बाद प्रशासन और ग्रामीण भिलाई बाजार नरईबोध मार्ग पर नो एंट्री लगाने पर सहमत हो गए। सोमवार को जिले के साकरेल में हुए मुठभेड़ में एयरफोर्स ने दिलेरी दिखाते हुए घटनास्थल के नजदीक ही हेलीकॉप्टर MI-17 की लैंडिंग कराई थी। यह हेलीकॉप्टर शहीद जवानों और मारे गए नक्सलियों के शवों को लेकर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की एक खुले खेत में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई थी। इस दौरान DRG जवानों की कड़ी सुरक्षा थी। एयरफोर्स के जवानों की सूझबूझ के चलते खुले खेत में लैंडिंग संभव हुई थी। दरअसल इस मुठभेड़ में 1.5 दर्जन नक्सली मारे गए थे, जबकि 2 DRG के जवान भी शहीद हो गए। STF, DRG और तेलंगाना की ग्रेहाउंड ने मिलकर 8 नक्सल प्रभावित जिलों में प्रहार चार्ज शुरू किया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। मारे गए नक्सलियों में ऑपरेशन 2 बड़े कमांडर भी थे। मुठभेड़ में ताती भीमा और राजे गगनपल्ली ढेर हुए हैं। इन दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की तरफ से आने वाले 8 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर कोरबा, व्यवहार न्यायालय कटघोरा एवं पाली में किया जाएगा। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के राजीनामा जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश बिहारी घोरे ने मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के राजीनामा के आधार पर निराकरण किए जाने के मकसद से मंगलवार को सभी बीमा कंपनी के ब्रांच मैनेजर और वकीलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली।
बैठक में उन्होंने बताया कि आने वाले 8 दिसंबर को दुर्घटना बीमा और राजीनामे से जुड़े सभी तरह के प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा वैवाहिक एवं श्रम विवाद, भू अर्जन प्रकरण, विद्युत एवं जल बिल और दूसरे सर्विस मैटर के साथ व्यवहारवाद प्रकरण भी अदालत में रखे जाएंगे। बैठक में बताया गया कि राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते हैं वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने की गुजारिश कर सकते हैं। श्री घोरे ने साफ किया कि लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होगी। बलरामपुर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा मजदूरों को उनके मजदूरी का भुगतान नहीं करने का गंभीर मामला सामने आया है। INN 24 ने जब इस बात की पड़ताल की तो कोई भी अधिकारी इस पर सटीक जानकारी नहीं दे पाए। दरअसल मजदूरों के शोषण का यह पूरा मामला बलरामपुर जिले के विकास खंड वाड्रफ नगर अंतर्गत ग्राम पंचायत जौराही का है। यहाँ स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत कुल 440 शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिसमें लगभग 40 शौचालय आज तक अधूरे हैं। सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा शौचालय निर्माण की पूरी राशि का आहरण कर लिया गया, परंतु जिन मजदूरों ने काम किया था उनकी मजदूरी भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। हमने खुद भी कुछ मजदूरों से बात कर सच्चाई जानने की कोशिश की। आपका शौचालय है? हमारा है। तो इसमें काम हम किए थे आप कुछ? हाँ। कितना दिन काम किए थे? अरे 5-6 दिन। तो पेमेंट मिला इसका? मजदूरी मिला? नहीं मिला। एक भी दिन का नहीं मिला? क्यों? सचिव नहीं दिया? नहीं दिया। तो वो मांगने नहीं गए थे उनके पास? वो कहता कि अभी आया नहीं है। अच्छा, क्या बोलता है नहीं आया है? हाँ। और बाकी सामान उमान सब वही गिरवाया था? वो सब सामान वो है मनवाया है। हाँ, और बाकी मजदूरी बोल दिया नहीं आया है। चलिए क्या मैं खाता दिखवा कहीं पैसा नहीं आया। पैसे नहीं आया है इसका? कई दिन काम किए थे तो इसमें? दोनों शौचालय में यही काम करेंगे जाने से। अच्छा, कितना दिन काम किए हैं? भाई 5 दिन तो माटी झाड़ी। हाँ। पीने में जोड़िया करवाई। हाँ। लेकिन कुछ का पैसा नहीं। 1 रुपया नहीं मिला? दोनों शौचालय। अच्छा, और शौचालय तो चालू भी नहीं है मेरे को लगता है। टंकी वंकी तो सब खत्म हो गया है इसका। हाँ। इसके बाद हमारे रिपोर्टर ने शौचालय निर्माण से जुड़े दूसरे लोगों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी में हमें उलझाने का प्रयास हुआ। उनके पास भी भुगतान से जुड़ी किसी तरह की ठोस जानकारी मौजूद नहीं थी। आसपास 70 शौचालयों का मजदूरी भुगतान क्यों रुका हुआ है आज तक? नहीं, 6 शौचालय का। 6 शौचालय का रुका? क्यों रुका हुआ है सर? 6 का ही मान लीजिए आप। पूरा हुआ नहीं। क्यों पूरा नहीं हुआ? तो कौन करवाएगा उसको पूरा? सहयोग नहीं दिया जाता, उनके माध्यम से अधूरा करके काम छोड़ दिए जी। वो लोगों ने काम किया नहीं पूरा। अच्छा। इसलिए उन लोगों का मजदूरी अभी शेष है। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए आप, बाकी के शौचालय जो पूर्ण है उनको तो आपने पूर्ण कराया, क्योंकि हमको फील्ड में बताया लोग कि आप ही पूरा काम कराए हैं, मटेरियल गिराने से लेके मजदूरी से लेके और सारा चीज आप कराए हैं। तो उन लोगों का क्यों आप पूरा नहीं करवाए जिन लोगों का अधूरा है? कहीं ना कहीं लापरवाही तो आपकी दिखती है। कुछ न कुछ तो है भी। सूची के अनुसार कुल 440 हितग्राहियों का शौचालय बना है। पूरा शौचालय कंप्लीट? उसमें से 440 में 444 पूर्ण हो चुका है। कितना? 444? हाँ, 444। तो 440 में 444 कैसे सर? आप तो 440 बोल रहे हैं, तो 444 कैसे पूर्ण? माइनस करके मान लीजिए 434। हाँ, 434 शौचालय कंप्लीट है। हाँ, नहीं है सर, हम तो फील्ड में घूम के आ रहे हैं, हमारे पास तो कम से कम 40 शौचालयों का ऐसा सूची है जो कि कंप्लीट नहीं है, अनुपयोगी है, कोई उपयोग नहीं हो रहा उनका। उसमें तो ऐसा क्यों? उसमें टंकियां सारी टूटी हुई हैं, टंकियों में ढक्कन नहीं है, लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उसका, क्यों ऐसा? नहीं, वैसा वो अधूरा इसलिए पड़ा होगा जो कि हम लोग सूची में पहले जो बनाए थे जी, हम मेरे द्वारा नहीं बनाया गया था। पहले उस समय सचिव थे अजीत उपाध्याय और लालकेश्वर जी, उस समय थे। मैं उस समय रघुनाथ नगर में पदस्थ था।
वो सूची बनाए थे, लेकिन पूरे लोगों का नहीं बनाए थे, पूरे परिवार लोगों का जी, जिसमें से 47 परिवारों का नाम उसमें छोड़ दिया गया कि वो मिस्त्री लेकर के स्वयं और ट्रैक्टर से मटेरियल लेकर के उनके घर घर तक पहुंचा करके काम कराता था। लेकिन हितग्राही लोग जो है स्वयं करने से इनकार करते थे कि आप लोग अपना लेबर लगा करके कर लीजिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को टाइम नहीं है। नहीं सर, आप लोगों के इस रवैये से हमें तो ये नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होती नजर आ रही है। हाँ, है ना? तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? पंचायत, ग्राम पंचायत है ना? हाँ। आप स्वीकार करते हैं इस बात को? ग्राम पंचायत कर रहा हूँ, लेकिन उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। निर्मित शौचालय कितने हैं? 440 बने। स्वनिर्मित सर, स्वनिर्मित जो खुद लोग बनाए हुए हैं, जैसे पंच हो गए, आंगनबाड़ी नहीं, जो लोग खुद अपने पैसे से निर्माण किए। आपकी पंचायत 3 है, कितना भुगतान किया आपने उनको? कितने रुपए का भुगतान किया आप उनको? उनको भुगतान किया गया है सर, लेकिन कितना? गौरतलब है कि मजदूर इस बात की शिकायत जनपद सीईओ से भी कर चुके बावजूद आज तक उनका भुगतान लटका हुआ है। वहीं आला अफसरों का भी इस मामले को लेकर मौन रहना यह जाहिर करता है कि इस पूरे मामले में उनकी भी सहभागिता है। देश के पीएम पहले ही कह चुके हैं कि किसी मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले हासिल हो जानी चाहिए, लेकिन इसके उलट बलरामपुर के मजदूर अपने ही मेहनताना के लिए महीनों से भटक रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने जिले और शहरों की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN 24 पर। INN 24 आप YouTube, Facebook और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। YouTube में लाइव टीवी देखने के लिए INN 24 सीजन लाइव पर विजिट करें। नमस्कार। Please keep watching INN 24.